पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आपके सारे पास पेपर्स आप कर पाओगे। ठीक है सर, दो तीन छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक हमारे पास है प्रॉफिट, ठीक है जी, एक हमारे पास है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, मैं इन दोनों पे डिफरेंस बता भी चुका हूं, मैं अच्छे तरीके से दोबारा एक दफा, ताकि जो नए बच्चे उनको भी इसका डिफरेंस समझ आ जाए। देखिए, आप जो भी इनकम कमाते हो ना और जो भी खर्चा करते हो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, कंपनी ने जो सेल्स की प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ठीक है जी, कोई एसेट बेचा उस पर गेन हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ऐसा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीजें जा रही होती है ना, अवाम उन्नास उसको ऐसे देख रही होती है कि भाई इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, ये लगभग हर साल कमाती होगी इतना। ऐसा यानी प्रॉफिट देख के लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये कंपनी हर साल कितना कमाती है। ऐसा अपने ऑपरेशन से, अपने काम से कितना पैसा कमाती है हर साल, ये किससे जज किया जाता है? प्रॉफिट से जज किया जाता है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी एक कंपनी क्या कमाती है हर साल, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में उसके 100 रुपए के एसेट्स हैं और मैंने जाके पीएल में देखा 20 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रही है, क्या नजर आ रहा है? कि अपने एसेट्स को यूज करके, 100 रुपए के एसेट्स को यूज करके वो 20 रुपए जनरेट करे हुए, बड़ी जबरदस्त कंपनी है। ऐसा है? अच्छा, अगर इसी प्रॉफिट में कुछ ऐसा प्रॉफिट आ रहा हो जिसके लिए कंपनी ने कोई मेहनत ना की हो, और वो प्रॉफिट ऐसा हो कि जो वन टाइम हो, उसके बाद ना आए, तो वो पीएनएल में दिखाना सही नहीं होगा। ऐसा ऐसा है कि नहीं? अच्छा, मिसाल के तौर पर सर गौर से सुनना, मेरे पास मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मिसाल के तौर पर चिलर है, एआरटीटी ने चिलर किसने खरीदा था? यूज करने के लिए कि बेचने के लिए? यूज करने के लिए सर। ऐसा सर, ये हमने खरीदा से 50 रुपए में और हर साल इस पे हम 10 रुपए का डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। ये पहले साल के एंड पे कितने पे आ गया? 40 पे आ गया। दूसरे साल के एंड पे सर इसकी कैरिंग अमाउंट 40 थी, 10 रुपए का और डेप्रिशिएट हो गया, कितने पे आ गया? 30 पे आ गया। जब ये 30 पे आया ना, तो किसी ने कहा यार चिलर्स की ना मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, चिलर्स की मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, पाकिस्तान में चिलर इंपोर्ट होना बंद हो गया और लोकल मार्केट में कोई खास मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो 2 साल पुराना चिलर भी इस वक्त 70 रुपए में मिल रहा है। हमने कितने में, हमारी बुक्स में कितने पे आ रहा है? 30 रुपए पे आ रहा है। मैंने देखा मेरी बुक्स का चिलर जो 30 रुपए पे आ रहा है, वो मार्केट में कितने का चल रहा है? 70 रुपए का चल रहा है। मैंने कहा यार जबरदस्त, मैं काम करता हूँ अपने एसेट को 30 रुपए से 70 पे ले जाता हूँ, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इस वक्त, क्या मैं इसको 30 से 70 पे लेके जा सकता हूँ? हैं? क्या अपने पीपी को आप अपवर्ड रिवैल्यू कर सकते हो? हैं? 30 रुपए का एसेट है, 50 का हमने खरीदा था, डेप्रिशिएट करते करते 30 पे ले आए, अब पता चल रहा है मार्केट में इसकी वैल्यू 70 है, तो क्या मैं 30 से 70 पे ले जाऊं? हैं? क्या मुझे स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि मैं अपने पीपी को रीवैल्यू करूं? सर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोला, कौन सा स्टैंडर्ड खोलूं अकाउंटिंग का? IAS 16। वहां लिखा था कि जी आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, जिसको आपने यूज करने के लिए लिया था, आप उसको रिवैल्यू कर सकते हो। आप उसको 30 से कितने पे ले जाओ? 70 पे ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, पीपी डेबिट कितने, क्रेडिट क्या करूं मैं? अगर आपने इसमें पीएनएल क्रेडिट कर दिया तो ये गेन कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। ऐसे लगेगा कंपनी ने बड़ी मेहनत की है जी इस पीपी को महंगा करने में, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब ये इनकम ऐसी इनकम है जो कंपनी ने अपने जोरे बाजू से नहीं कमाई है। ये कंपनी के ऑपरेशनल इफेक्ट्स, इससे कंपनी का काम करने का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, इंडिपेंडेंटली मार्केट में बढ़ गई इसकी वैल्यू। क्या करूं, इस गेन को मैं पीएल में रहने दूं? अगर रहने दूंगा तो क्या होगा, ये प्रॉफिट में आएगा और लोग क्या समझेंगे, वाह भाई कंपनी तो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है भाई। ऐसा तो हमें क्या करना चाहिए, इसको, हमें इसको पीएनएल में नहीं डालना चाहिए। फिर हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं सर, जो क्या कहलाती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम कहते हैं जी ये वो इनकम है जो पीएनएल में नहीं डालनी। ऐसा तो हमने क्या किया, 40 रुपए की इनकम यहां डाल दी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह एक और छोटा सा स्टेटमेंट है, जिसमें आप कौन सी इनकम डालते हो, जो हमने अपने ऑपरेशन से या जोरे बाजू से नहीं कमाई होती। अच्छा, अब डिस्प्यूट आ गया सर, डिस्प्यूट आ सकता है इसके ऊपर। एक बंदा कहे जी मैं तो समझता हूं ये मेरे जोरे बाजू से बड़ी है,
दूसरा कहता है नहीं गोरे बाजू का मतलब मैं अपने ऑपरेशन से मेहनत करके मैंने एक चीज बढ़ाई है, ठीक, गोरे बाजू पता नहीं क्या होता है। अच्छा, तो अब क्या करें सर, स्टैंडर्ड ने कहा भाई ये मैं डिसाइड करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि किस चीज को ओसीआई में डालना है और किसको पीएनएल में डालना है, ताकि पूरी दुनिया में एक कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो। हर बंदा ये नहीं कहे यार ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, स्टैंडर्ड ने ओसीआई में डालने को कहा है लेकिन मैं पीएनएल में डाल रहा हूं, क्यों? मैं समझता हूं जी ये चिलर था 30 रुपए का, मैंने सामने वाली पार्टी को बेवकूफ बनाया, मैंने उससे ज्यादा वैल्यू निकलवाई है, तो ये तो मेरी मेहनत है। तो सर स्टैंडर्ड ने कहा नहीं यार ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सी इनकम पीएनएल में जाएगी कौन सी ओसीआई में जाएगी, ये हम डिसाइड करेंगे। तो मुझे बताओ क्या स्टैंडर्ड में कोई लिस्ट गिवन है कि कौन कौन सी इनकम ओसीआई में जाती है और कौन सी पीएनएल में जाती है? हाँ सर, ये स्टैंडर्ड में लिस्ट गिवन है, बताया बस स्टैंडर्ड ने ये चीज ओसीआई में जाएगी, ये चीज ओसीआई में जाएगी, ये चीज ओसीआई में जाएगी, इसके अलावा बाकी सारी इनकम्स कहाँ जाएंगी? अब बताओ सर ओसीआई में कोई इनकम जाती है? हाँ सर, और वो बताता कौन है? स्टैंडर्ड बताएगा कि ये इनकम ओसीआई में जानी है, ये पीएल में जानी है। स्टैंडर्ड में सिर्फ लिखा है कौन सी इनकम ओसीआई में जाएगी, इसका मतलब है बाकी सारी कहाँ जाएंगी? अच्छा, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी पीएनएल की तरह का एक स्टेटमेंट है, ऐसा इसमें सिर्फ कौन सी इनकम आती है? जो हमें स्टैंडर्ड कहता है कि जी आप इसको पीएनएल में ना डालो, क्योंकि स्टैंडर्ड का ये ख्याल है कि ये पीएनएल में डालने से मिसलीडिंग हो जाएगा, अवामुन नास को जो है वो गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, तो स्टैंडर्ड ने कहा आप उसको क्या करो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालो, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है सर, और सुनना, इसका मतलब है सर हमारे पास जो इक्विटी आती है उसमें एक शेयर कैपिटल होता है, एक शेयर प्रीमियम होता है, एक रिटेन अर्निंग होता है, अब एक चौथा कॉलम भी इधर आ जाएगा, वो क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सुनो सुनो सुनो, शेयर कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करोगे जब नए शेयर इशू करोगे, ऐसा। प्रीमियम को एडजस्ट करोगे जब नए शेयर इशू करोगे। रिटेन अर्निंग में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इसमें क्या आएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अब बताओ पीएल का सारा टोटल कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का टोटल कहाँ जाएगा? वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी ओसीआई के नाम से ही आ रहा हो, ऐसा। ये बात समझ आती है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या सारी इनकम पीएल में जाएगी? नहीं सर, सारी इनकम पीएल में नहीं जाएगी। कुछ इनकम ऐसी जो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि जी आपने पीएल में नहीं डालनी है, या आपने किस पर डालनी है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ताकि अवामुन नास टू लार्जर एक्सटेंट गुमराह ना हो। ठीक है जी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख के आप कभी भी फैसला नहीं कर सकते कि कंपनी प्रॉफिट में या कंपनी लॉस में। आपने किसको देखना है? हमेशा पीएल को देखना है। तो सर पीएल तो चला जाएगा रिटेन अर्निंग में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहाँ जाएगी? वो ओसीआई में जाएगी। ये बात भेजो में बैठती है, पहले उसको कॉपी करो शायद। क्या ओसीआई पे डिविडेंड दिया जा सकता है? एक बच्चे ने सवाल पूछा, भाई कैश डिविडेंड सिर्फ रिटेन अर्निंग से दिया जा सकता है, बाकी बोनस आप किसी भी कंपोनेंट ऑफ इक्विटी से दे सकते हो। ठीक है जी। ना 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 ना, किसी भी कंपोनेंट, क्योंकि उसमें बोनस में आपने कैश नहीं देना, तो फिर आपने सोचना छोड़ देना है कि कौन सी इनकम कैश में है कौन सी नहीं है। रिटेन अर्निंग से सिर्फ क्या दिया जा सकता है सर? कैश डिविडेंड आपने सिर्फ रिटेन अर्निंग से देना। बोनस भी रिटेन अर्निंग से दे सकते हो, बोनस प्रीमियम से भी दे सकते हो, बोनस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से भी दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन कैश डिविडेंड सिर्फ किससे दोगे? रिटेन अर्निंग से। डन। ये भी लिख दो, उसके साथ लिख रहे हो ना अभी, ये लिख दो। बहुत सारी चीजें तुमने सीखनी है। ये मैं नहीं जाना चाह रहा इसमें कि कैपिटल रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व किस काम आता है, कैपिटल रिजर्व किस काम आता है। बस ये याद रखो, बोनस कहीं से भी दे सकते हो और कैश डिविडेंड सिर्फ रिटेन हो सकता है। चलो जी, बढ़ो एक स्टेप आगे। अच्छा जी, एक छोटा सा हिसाब किताब हम कर रहे हैं सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा और बहुत तमीज और तरीके से देखिए। मुझे बताओ, ये हमारा पीएनएल है, ठीक है जी। इससे जो बचता है कहाँ जाता है? ये हमारा ये मोहल्ला कहलाता है इक्विटी। इस मोहल्ले में क्या क्या? शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम भी है, रिटेन्ड अर्निंग भी है, सब रिटेन्ड अर्निंग भी है, और ओसीआई भी है। ऐसा। मुझे बताओ, ये पीएनएल है, ये ओसीआई का स्टेटमेंट है। इधर कितने स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं? 3 स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। एक पीएनएल का, एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट किसका?
SOCI, ऐसा SOC, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, ये P&L, ये स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और अब मुझे एक बात बताओ, P&L से जो प्रॉफिट कमाया कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग। OCI में जो अमाउंट आएगा वो OCI में। क्या OCI का एक ही रिजर्व होता है? एक ही सर? नहीं सर, OCI 2-3 भी हो सकते हैं, OCI 2-3 भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट एक होगा, जाएगा अलग अलग रिजर्व, ठीक है जी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, OCI के कई रिजर्व हो सकते हैं, कई पॉकेट्स हो सकती हैं, जाएगा एक ही स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट में सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाएंगी, लेकिन फिर यहां से जाएंगी किधर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 4-5 हेडिंग्स आ सकती है, ठीक है जी। जैसे रीवैल्यूएशन इनकम, जैसे ट्रांसलेशन इनकम, अभी हमने आगे देखनी है सारी चीजें। तो याद रखना, स्टेटमेंट एक होगी, सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स कहां जाएंगी? पहले स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगी। लेकिन क्या एक ही हेड होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ एक ही हेड है, कौन सा? रिटेन अर्निंग। सारा प्रॉफिट कहां गिरेगा? सारा OCI एक ही हेड में नहीं जाएगा, मे बी मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं। तुम्हारे एग्जामिनर ने 2-2, 3-3 हेड इस तरह के पूछे हैं, पक्का? ये बात समझ आती है? अब मुझे बताओ, सारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाएगी OCI के स्टेटमेंट में, लेकिन फिर स्टेटमेंट से कहां जाएगी? डिफरेंट रिजर्व्स में जाएगी, ऐसा? क्या रिटेन अर्निंग एक रिजर्व है? हाँ। क्या शेयर प्रीमियम एक रिजर्व है? हाँ। क्या अदर कॉम्प्रिहेंसिव एक रिजर्व है? हाँ सर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कई रिजर्व हो सकते हैं। शेयर कैपिटल के अलावा बाकी जो चीज इक्विटी में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अब बताओ सर, प्रॉफिट्स किस रिजर्व में जाते हैं? रिटेनिंग में जाते हैं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मल्टीपल रिजर्व्स में जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ऐसा? अच्छा, P&L में सेल्स आ रही है, P&L में जो है वो अदर इनकम आ रही है, P&L में डिविडेंड इनकम आ रही है, ये सारी इनकम एक साथ रिटेनिंग में जाएगी, हाँ। लेकिन अगर OCI में 3-4 इनकम आ रही है तो वो अलग अलग रिजर्व में जाएंगी। ये बात मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ? चलो इसको कॉपी करो, शाबाश। ठीक, बड़े आगे हम हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाए। अच्छा जी, कौन से कंपोनेंट के अलावा बाकी सब रिजर्व हैं शेयर कैपिटल के अलावा? चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे। अब आओ जरा प्लीज बोर्ड पे देखना, अच्छे तरीके से बोर्ड पे देखना। सर, रिवैल्यूएशन और रिटेन अर्निंग का आपस में क्या ताल्लुक है? हमने जरा इसको देखना, ठीक है? बोर्ड पे देखना, एक इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करूंगा, आगे हमने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है इसके ऊपर। देखें, मैंने क्या किया, एक एक पीपी खरीदा, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। साल के तौर पर सर मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है जी। ये मैंने खरीदा से 100 रुपए का, कितने का? 100 रुपए का। इसकी लाइफ है 5 साल। कितने साल लाइफ है इसकी? 5 साल लाइफ है। बोर्ड पे को छोड़ दो लिखना। अरे भाई, ये जो आप काम करो उसको लिखना कहते हैं, छोड़ देना, जाने यहाँ देखिए। सर मैंने पीपी खरीदा, कितने का? 100 रुपए का। इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। इसको मैंने पहले साल किया डेप्रिशिएट, ईयर 1 पे कितना? 20। फिर मैंने इसको डेप्रिशिएट किया, कितना जी? चल, 1 साल ही डेप्रिशिएट किया, कितना जी? 20। कितना रह गया? 80। किसी ने कहा भाई
शहबाज शरीफ का दौर है, ठीक है जी, बस ये आखिरी दौर है पाकिस्तान का, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो फिर या तो कोई इंसान का बच्चा आएगा या फिर अगले 10 साल पाकिस्तान के काले हैं, ठीक है जी। इन खबीसों से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो होने वाला ये कि सर पाकिस्तान में ये लैपटॉप्स की इंपोर्ट बंद हो जाएगी, फॉरेन करेंसी है नहीं, इतनी औकात इन बंदों की है नहीं कि मैं मुंह से और कुछ निकल जाएगा, ठीक है जी। इतनी औकात इनकी है नहीं कि कोई इन पर ट्रस्ट करके बाहर से जो है वो इनको रिजर्व दें, डॉलर्स दें, ठीक है, भीख मंगे लोग हैं। तो होगा ये कि सर ये 80 रुपए का जो एसेट है सर ये वैल्यू में बढ़ जाएगा थोड़े दिनों में। क्यों? पाकिस्तान में इंपोर्ट जो है वो खत्म हो गई लैपटॉप की। अब लोकली हम लैपटॉप बनाए नहीं सर, लोकली हम तो टिकटॉक बनाते हैं सर, ठीक है जी। हमारे यहाँ लोग जो है वो सारा दिन ये टिकटॉक बना रहे होते हैं सर, जो माशाल्लाह ना 3 में ना 13 में, ठीक है जी, ना मर्दों में काउंट होते हैं ना औरतों में काउंट होते हैं। तो अब ये कोई ऑफेंसिव फील ना करेगा कोई टिकटॉक बनाता है, ठीक है जी, ये जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब होगा क्या सर, इस एसेट की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई, लैपटॉप शॉर्ट हो गए जी, तो इंपोर्ट ही नहीं हो रही है। तो हुआ ये सर कि ये 80 रुपए का एसेट ना 120 रुपए का हो गया। क्या करूं मैं एसेट को? मैंने सोचा यार पहली फुर्सत में इस एसेट को रिवैल्यू करो, कितने का गेन होगा। तो मैंने क्या किया भाई, एक बात याद रखो, मेरे पॉलिटिकल व्यूज से आपको इत्तेफाक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज रखता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं लिबरल हूँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पास एक पब्लिक वॉशरूम है जिसको फेसबुक कहते हैं, आपने उधर जाके जो करना है, ठीक है, क्या नहीं सही। ये मेरे लिए एक क्लास है तो मैं इसमें जो है वो अच्छा जी चलो। क्योंकि एक दिन मैंने अल्ताफ हुसैन के बारे में कुछ कह दिया, ये एक लड़की बैठी थी, आपने मेरे कायद के बारे में क्या कहा, मैंने कहा भाई मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। के बाद से मैंने ये सोचा कि नहीं यार हर के पॉलिटिकल बिलीव्स है, ठीक है जी। तो मैं उसको बहुत बहुत तैश में आ गई थी। तो थोड़ा टाइम हुआ उससे बात हुई तो उससे पूछा ऐसा क्या हो गया था भाई, आप मेरे अब्बा को गाली दे रहे थे, मसला नहीं, मेरे कायद को गाली दे रहे थे। तो यार ये तो फिर मतलब मामला आउट है। फिर बाद में पता चला कि उसके कोई बहनों या नहीं, जो है वो महाजर होने की वजह से कहीं तो मार दिया था। और फिर जो एमपीएम है उसने काफी सपोर्ट किया था उसके घर, तो उसकी एक एसोसिएशन आम लोगों से बहुत ज्यादा थी पार्टी के साथ, तो इस वजह से वो तैश में आ गई, ठीक है जी। तो होना भी था, चलो जी। हाँ, आपकी भी कोई पार्टी है, हाँ, वो अल्लाह के बंदो सारे। एक मामून रशीद एक बादशाह थे, और बादशाह था एक बड़ा, उसको एक बंदे ने कहा यार तू बड़ा घटिया बादशाह, वो परेशान हो गया। उसने कहा वो कि ऐसे फजूल आदमी बादशाह तो अभी तो उम्र थे, बादशाह तो अली रजी अल्लाह ताला मौला अली का बादशाह, तू तो कोई 2 टके का आदमी नहीं। उसने कहा भाई तू 2 टके का जो है ना वो रियाया नहीं है, तुम तो ऐसी बादशाह हैं। उस वक्त के जो लोग थे वो साहबा थे, तो उनके बादशाह भी अल्लाह ने कैसे रखे थे। अब यहाँ एक बंदा हर चीज में चोरी करता है, घर में दाढ़ी रखी हुई है, एक बंदा दाढ़ी रखी है। ये कल के मैं तो न्यूज लगा, ये देख रहे हो, ये कीबोर्ड मैंने मंगवाया 2500 रुपए का, तो कीबोर्ड खोला नहीं चल रहा। तो मैंने लड़कों को ऑफिस भेजा, मैंने कहा भाई ये क्या हो यार, ये क्या नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा जी खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने कहा माल को तेरा बाप भी वापस करेगा, ठीक है जी, माल को तेरा बाप भी वापस करेगा। तो कहता है मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा रखो, फिर मैं अपने तौर पर जैसे ले सकता हूँ ले लूँ, ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं करना था। उसको मैंने बस एक फोन करना था, 2500 रुपए के लिए मैं फोन करता भी नहीं उसको, खैर, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए जरूर करता। थोड़ी देर हुई, उसने ये कीबोर्ड तब्दील कर दिया, कीबोर्ड तब्दील कर दिया, ठीक है जी, दे दिया, नया कीबोर्ड दे दिया। फिर मैंने उससे बड़े तमीज से पूछा, पहले वाला खराब था तो कोई मसला है? कहता है सर ये खराब आया हुआ है, आप किसी ने किसी को भी देना है। सच्चा आदमी, मैं जान ही दिया बेईमान है हम, हमारे ऊपर जरदारी फजलुर रहमान माशाल्लाह है। तो चलो जी, खैर रिवैल्यू हो गया एसेट सर, कितने पे चला गया? 120 पे। एसेट की वैल्यू क्या होती है अगर ये रिवैल्यू ना होता? 80।
रीवैल्यूएशन की वजह से कितना हो गया? अच्छा मैंने क्या किया, एंट्री क्या पास की, पीपी बढ़ गया कितने से 40 से, और एंट्री क्या पास की रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये कहां जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितने। अब गौर से सुनो, ये हमारी इक्विटी है, इसमें रिटेन अर्निंग भी आ रहा है और इसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है, जिसको हम ओसीआई कहते हैं। कितना चला गया इसमें 40 रुपए चला गया। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस खुश है कि मेरे पास 40 रुपए है, ऐसा। अब बताओ कितने साल इस एसेट की लाइफ बाकी है? 4 साल, 1 साल ही गुजरी है, एसेट रीवैल्यू हो गया है। अब बताओ इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 4 साल। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब डेप्रिसिएशन है 30 का डेप्रिसिएशन आमतौर पे कितने का होता था? 10 का ज्यादा हो गया। अब बताओ 30 रुपए का डेप्रिसिएशन जब तुम पीएनएल में डालोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आम दिनों के मुकाबले में 10 रुपए कम हो जाएगा। नुकसान हो गया भाई। नुकसान किसकी वजह से हुआ? एसेट को रीवैल्यू किया और अब सर 10 रुपए का लॉस आ गया। बताओ ये 10 रुपए का लॉस कहां जाएगा? पूरे रीवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग के अंदर आपके पूरे 30 रुपए का डेप्रिसिएशन जाएगा। रिटेनिंग में क्या जाता है? प्रॉफिट जाता है। प्रॉफिट में कितने का डेप्रिसिएशन जाएगा? 30 का। पहले कितने का जाता था? तो बताओ सर हमारा प्रॉफिट 10 रुपए से कम हुआ, और 10 रुपए से कम प्रॉफिट जब रिटेन अर्निंग में गया तो रिटेन अर्निंग 10 रुपए से कम हो गई। अब बताओ सर रिवैल्यूएशन सरप्लस खुश है, नुकसान किसको हो रहा है? तो सर फिर हम हर साल पता करेंगे क्या, यहां से 10 रुपए निकालेंगे, इधर डाल देंगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से जो डेप्रिसिएशन बढ़ गया था, जो बड़े बड़े डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, और प्रॉफिट कम होने की वजह से जो रीवैल्यूएशन सरप्लस ने सफर किया था, इससे क्या हो जाएगा? मामला सेट हो जाएगा। इसका मतलब है सर जब भी एसेट रीवैल्यू होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऊपर चला जाता है। आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन के अमाउंट बढ़ जाने की वजह से रिटेन अर्निंग नीचे आ जाता है, तो हम एक अमाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस से कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिटेन अर्निंग के अंदर। ऐसा है, ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है सर। अब अगर मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाऊंगा और मैं तुम्हें कहूंगा जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसका मतलब तुम्हें करना क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालनी है और कहां डाल देनी है? रिटेन अर्निंग में डाल देनी है। ऐसा है? फिर रिपीट कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस से क्या होगा? रिवैल्यू करने से क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाएगा, लेकिन रीवैल्यू करने से एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी, एसेट पे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा तो रिटेनिंग कम हो जाएगा। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? रिवैल्यू सरप्लस से अमाउंट निकाल के रिटेनिंग में डालेंगे। ऐसा है? कॉपी करो सर, शाबाश, बढ़ जाए। चलो मेरे बच्चों, अब आओ जरा एक सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बस ये एक ही सवाल आपने सॉल्व करना है, एक ढंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। तो यारो मेरे बच्चों, सवाल मैंने आपके लिए सुबह सुबह बनाया। जी सर, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2021 2020 का, और नीचे वो कह रहा है हमने 2 साल की ट्रांजैक्शंस दी है। इसका मतलब है एग्जामिनर ने तुमसे 1 साल नहीं बल्कि 2 सालों का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाना। ठीक है, पहले किसका बनवाएगा? पहले 20 का बनेगा। नशेइयों, पहले 21 का बनाओगे तो क्या उल्टा जाओगे क्या? पहले 20 का बनेगा फिर 21 का बनेगा। डन। अच्छा जी, फिर नीचे आ रहा है प्रॉफिट्स एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। आपने 2020 में इतना प्रॉफिट कमाया, ये कहां जाएगा? ट्रेंडिंग। बाकी आपने सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कमाया, ये कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में, ओसीआई के कॉलम। डन। अच्छा, फिर इसी तरह 2021 का भी डाटा दिया हुआ,
2020 में बैठकर, मुझे पता 2020 कंपनी का पहला साल है, हम जानती हो रिवेंची हो, इतना ओपनिंग बैलेंस का खाला के घर से लेकर आ रही है कंपनी, इसका मतलब है कंपनी 2020 से पहले भी चल रही थी। 2020 के ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब है दुनिया इससे पहले भी चल रही थी ना। अच्छा जी, फिर इसने कहा जी हम, अच्छा मुझे बताओ 2020 में फाइनल डिविडेंड किस साल का दोगे? 2019 का। और इंटरिम डिविडेंड किसका दोगे? 2020 का। 2021 में फाइनल किसका दोगे? 2020 का। और इंटरिम किसका दोगे? 2021। ऐसा है। नीचे उसने कहा जी डिविडेंड्स एंड बोनसेस, ठीक है जी। फाइनल डिविडेंड मार्च में दिया है, इंटरिम सितंबर में दिया है, 19 का भी है, 20 का भी है, 21 का भी है। अब आपने अपने हिसाब से इसमें से पिक करना है कि इंटरिम किस साल का लेना है, फाइनल किस साल का लेना है, ठीक है। फिर आ रहा है राइट इशू। राइट इशू कब हुआ है? 3 राइट इशू हुए 2019 में, 20 में, 21 में। 19 में जो राइट इशू हुआ है वो अप्रैल में हुआ है, 20 में जो राइट इशू हुआ है वो जून में हुआ है, और 21 में जो राइट इशू हुआ है वो नवंबर में हुआ है। या हमने एक करके देखना है। फिर उसने कहा जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो दे दिया, और पता नहीं एक और लाइन लिख दी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये पता नहीं क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए किस साल की? सर 2021 की। इसकी याद रखना, जब एग्जामिनर कहे कि 21 की स्टेट चेंजेस इन इक्विटी बनानी है तो 20 की बनाना लाजमी है, ऑप्शनल नहीं है, अनलेस के एग्जामिनर तुम्हें क्लियरली लिख के दे दे कि कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। एग्जामिनर कहे ना 21 की बनानी है तो साथ में किसकी बनानी होगी? ये लाजमी बनानी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर एग्जामिनर आपको रोके कि खाली 21 की बनाओ तो फिर 20 की मत बनाना। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं सर, सुने। वो देगा ना, इंफॉर्मेशन देगा ना प्यारा भाई। देखो ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए किस साल की? 2021 की, ठीक है जी। ऐसा है। अलोंग विद, बहुत शरीफ आदमी है, इसने खुद लिख के दे दिया कि 2021 बना रहे हो तो साथ में 20 भी बना दो, ठीक है जी। फिर एक और सवाल आया, उसने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए किस साल की? 19 की। फिर क्या लिख के दिया? कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आपसे 19 की बना के दें, 18 की बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी भी 18 की है भी, लेकिन हमने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। बनाना कैसे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ओनली 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। बोर्ड में देखना दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब याद रखिएगा हम अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को आइंदा के बाद 4 सेगमेंट्स में बनाएंगे। कितने में? अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं। 4 सेगमेंट्स क्या है सर हमारे पास? पहला सेगमेंट होगा प्रॉफिट एंड ओसीआई, दूसरा सेगमेंट होगा ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स, तीसरा सेगमेंट हुआ करेगा हमेशा इंटरनल ट्रांसफर, चौथा सेगमेंट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इफेक्टिवली चौथा सेगमेंट असल में पहला सेगमेंट होगा, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं सर। कर लेता हूं सर वो भी, वो है करेक्शन ऑफ एरर। इसके फौरन बाद हमने देखना है, ठीक है जी। करेक्शन ऑफ एरर वो भी हमने नहीं देखा, अभी हमने देखना है, ठीक है जी। मुझे बताओ मेरे पास कितने 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 वो हो गए, सेगमेंट्स हो गए 4। पहला करेक्शन ऑफ एरर, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स, चौथा आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। 4 सेगमेंट्स में बने। चौथा इंटरनल ट्रांसफर, अभी बता रहा हूँ कि होता क्या, एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सवाल कराऊंगा, इसको अच्छे तरीके से देखना, इसकी बेसिस पे बाकी हमने सवाल सारे एक एक करके करें। बताओ कितने सेगमेंट्स में बनाएंगे सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को? 4। करेक्शन ऑफ एरर अभी हमने नहीं पढ़ा, प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स और इंटरनल ट्रांसफर। ऐसा। अब आओ मेरे बच्चों, मैं बनाने जा रहा हूं 2021 की स्टेटमेंट। शुरू किससे कर रहा हूं? ओपनिंग बैलेंस कौन सा? 1 जनवरी 2020। अच्छा हमारे पास कितना हेड था? शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। शेयर कैपिटल, शेयर, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। ऐसा
जंगल रिजर्व है। अब बताएं ओपनिंग कितना है सर मेरे पास? 140, 245, फिर 658, 142, 1 लाख। सर क्या ये हमेशा पेपर में गिवन होंगे? नहीं बेटा, ये घर से लेके जाने पड़ेंगे। गिवन होंगे ना भाई, उसके बगैर कैसे सवाल होगा यार? ये ऐसे सवाल कहाँ से आते हैं? देखिए गिवन होगा नहीं। अच्छा जी, अब मुझे बताया हमारे पास 4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट करेक्शन ऑफ एरर है ही नहीं इस सवाल में। दूसरा सेगमेंट क्या है? अब सबसे पहले जाओ प्रॉफिट वाले पॉइंट पे, सिर्फ 2020 को फोकस करो। 2020 का प्रॉफिट कितना है देखो, गौर से देखो। 2020 का प्रॉफिट है 250। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? 25। दोनों चीजें मिल गई। आओ उधर नीचे स्टेटमेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। प्रॉफिट कहां डालूं, कितने का? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां डालूं? रिवेलेंस सरप्लस में कितने का? पहला सेगमेंट मुकम्मल, 2 ही इंफॉर्मेशन थी, दोनों हमने डाल डन। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या चीज? ये कितना जी? 140। ये कितना जी? 2। ये कितना जी? 9। और पक्का? ये आ गया सर मेरे पास पहले सेगमेंट के बाद का टोटल। अब सुनो, एक स्टेप और आगे जाते हैं हम। दूसरा, पहला सेगमेंट था नहीं हमारा, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा क्या है? अच्छा मेरे बच्चों 2 मिनट बोर्ड में देखो, उसके बाद फिर मैं आपको ये थर्ड सेगमेंट के बाद ना लिखने का टाइम। रुको, आपके पास ट्रांजेक्शन विद शेयर होल्डर है। आप यकीन करो इस वक्त 2020 में आप खड़े हो और आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है। कौन कौन से? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और राइट इशू। ये 3 ही। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और राइट इशू। गौर से देखना, तुम खड़े हो 2020 में, आंखें खोल के देखना स्टेटमेंट को, इस सवाल को आंखें खोल के देखना। 2020 में हो, फाइनल डिविडेंड किसका दोगे? 2019। फाइनल डिविडेंड किसका दोगे? 2019 में फाइनल डिविडेंड में कैश भी है और बोनस भी है, दोनों चीजें। ऐसा तो मैंने यहाँ लिख दिया जी, फाइनल मैंने देना है पहले, कैश भी है इसमें और बोनस भी है। कितना जी? 10 और 20। फिर इंटरिम डिविडेंड आया सितंबर में, लेकिन राइट इशू 2020 में आया है जून में। सर राइट इशू कितने % है? ये नहीं दिया हुआ है। राइट इशू के लिए दिया हुआ है 1 for 4। जिसके पास 4 शेयर हैं हम उसको 1 और दे देंगे। जिसके पास 4 शेयर हैं हम उसको 1 और दे देंगे। यानी सर कितने %? या अगर एक कंपनी के टोटल 4 शेयर हैं तो हम उसको 1 शेयर और दे दें। ठीक है जी। तो सर ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा? 1 for 4 कितना जी? 25%। खत्म। तो हमारे पास राइट आ गया कितना जी? 25%। ऐसे ही दोस्त, आप बताओ राइट आ गया किस मंथ में? जून में। हमारे पास फाइनल किस में था? मार्च में। ये आ गया जून में। अब सितंबर में क्या है? इंटरिम डिविडेंड है। प्यारे बच्चों, इंटरिम डिविडेंड अगर सितंबर में है तो इंटरिम में क्या क्या है सर? इंटरिम 2019 का, 21 का या 34 का या 35 का? सर 20 का। कैश कितना? बोनस कितना जी? 20। पक्का? ऐसा है, हमने एक क्रोनोलॉजी बना ली। पहले क्या हमने देख रखना है इसमें? फाइनल डिविडेंड रखना। फिर हमने क्या रखना है? राइट शेयर रखना। फिर हमने क्या रखना है? इंटरिम रखना है। तीनों में हमने अंडे बना दिए। ऐसा। अब हम आते हैं नीचे सर, पहले क्या इनकॉर्पोरेट करें? फाइनल डिविडेंड। अब यहां मैं लिख रहा हूं सर, फाइनल डिविडेंड। यार भाई कैश कितना है इसमें? और बोनस 10% किसका? हाजिर शेयर कैपिटल का। किसका? हाजिर शेयर कैपिटल का, जो इस वक्त मौजूद है। कितना जी?
14,000 कहां से निकालूं? अनकंडीशनली रिटेन अर्निंग्स। बोनस कहीं से भी निकाल लें, मैं रिटेन अर्निंग से निकाल लेता हूं सर। कितना जी? अपने शेयर कैपिटल में। अब बताएं सर, इस एंट्री के बाद हमारा शेयर कैपिटल बढ़ के 168 हो गया। ऐसा तो किसी को कंफ्यूजन, किसी को मसला? फाइनल के बाद मेरे बच्चों अगला डिविडेंड कौन सा? सर राइट शेयर है। राइट शेयर हैं कितने? 25%। लेकिन हमें ये भी मालूम करना है कि हमने एक शेयर कितने का इशू किया? 42 का। कितने का बताओ? 42 का इशू किया। इसका मतलब है 10 रुपए पार और 32 रुपए प्रीमियम। 10 रुपए पार और 32 रुपए प्रीमियम, ऐसा है। शेयर परसेंटेज कितनी है सर? 20%। लगाओ जरा सर राइट्स। 25% है, सॉरी 25% किसका? हाजिर शेयर कैपिटल का। वो कितना है? 168। देखो जब तुम राइट अनाउंस करो उस शेयर कैपिटल 140 नहीं था, अब हो चुका है 168। इस पे लगाओगे परसेंटेज कितना? सर 168,000 का 25%, 42,000 पक्का। अब 42,000 है पार। 42,000 रिप्रेजेंट करे किसको? पार को। 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अभी प्रीमियम भी निकालना है। कैसे निकाले प्रीमियम? सर आप 42,000 को डिवाइड करने किससे? 10 से। मल्टीप्लाई करने किससे? 32 से। क्या आ जाएगा? 1। मैं फिर रिपीट कर दूं, एग्जाम में तुम्हें ये रुला ना दे तो देख लो कैसे कैलकुलेट हुआ है। शेयर कितने का है सर? हमने जो राइट इशू में शेयर दिया कितने का दिया? 42 का। 10 रुपए किस में डाल देना? शेयर कैपिटल में। 32 रुपए किस में डालने? आपने प्रीमियम में डालने। सर हमारे पास 168 के कैपिटल का 25% होता है 42,000। ये तो आपने डाल देना सीधा शेयर कैपिटल में। ये 10 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिवाइड बाय 10 करूं, मल्टीप्लाई बाय 32 करूं तो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। ये मैंने कल आपको अच्छे तरीके से करवाया था, याद आ रहा है? अच्छा जी, अब बताओ हमारी कितनी चीजें हो गई? अब बताओ सर, ये 168 हटा दूं। अब बताओ हमारा शेयर कैपिटल कितना हो गया राइट्स के बाद? कितना हो गया राइट्स के बाद? 2 लाख। अब बताओ हमारे पास इसके बाद क्या आएगा? इंटरिम डिविडेंड्स। इंटरिम डिविडेंड में भी क्या है सर? कैश है और बोनस है। कैश कितने परसेंट है और बोनस? मेरे बच्चों किसका? 10 और 20। शेयर कैपिटल का 2,10,000 का कितना? 21,000 और 42। बताओ ये 42 कहाँ इनकॉर्पोरेट करूं? खत्म हो गया ट्रांजैक्शन शेयर शेयर होल्डर्स। अब इसका कर लें टोटल। अब सुनो सुनो सुनो, टोटल करते हैं। ये हटा दो पहले, करो जरा टोटल क्या आ रहा है। 250, फिर 379, 400, फिर ये भी कुछ आ ही रहा होगा, चेक कर लो। 80, 167 और 1 लाख, ऐसा है। अब इसको तसल्ली से यहां से में आ जाएगा, ऐसा बैठा हुआ तस्वीर भी जाएगी। यार इतना बनाओगे, हमें खुद को तो शर्म किया है। इतना बनाओ यार, आपके चक्कर में जेन्युइन बच्चे जो है ना वो दलील हो रहे हैं। अच्छा जी, मुझे बताओ सर, यहां तक तो कहानी हो गई। अब आखिरी चीज, लास्ट स्टेप है क्या ऊपर का? चेक करो लास्ट स्टेप क्या हमारे पास? इंटरनल ट्रांसफर। पता है किसको बोलते हैं? एक रिजर्व से निकाल के दूसरे में डालना। ठीक है, अब आओ जरा नीचे क्या आ रहा है? इंटरनल ट्रांसफर। क्या कह रहा है भाई एग्जामिनर? इंटरनल ट्रांसफर्स पे कितनी चीजें हमारे पास? 2 चीजें लिखी है सर ऊपर। कहाँ लिखी है? उसने कहा जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 2020 में 12,000 का था। क्या मतलब? 12,000 का डेप्रिसिएशन औकात से ज्यादा चार्ज हो गया रीवैल्यूएशन की वजह से। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
सर मैं ऐसे कर दूं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहां से निकालूं? सरप्लस से कितना है जी? 12,000। कहां डाल दूं? खत्म हो गया। इसके बाद रिटेन अर्निंग में कितने पैसे पड़े हैं अब चेक करो। 8,03,000 प्लस 12,000 कितने हो गए? 8,15,000। शेयर होल्डर्स ने देखना है और गालियां देना शुरू कर देना है, हरामखोरो बांटो इसको, रख के क्यों बैठे हुए हो, बांटो इसको, कमा लिया तो रख के क्यों बैठे हुए हो। हमें क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। पब्लिक बोलेगी इतना सारा पैसा रखा तो बांटते क्यों नहीं, अंडे दे रही है पैसे। एक काम करते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट निकाल के छुपा देते हैं। क्या करते हैं? छुपा देते हैं, एक रिजर्व बना देते हैं, उसमें डाल देते हैं, ताकि हम अवामुन नास को बोलें कि भाई हमने रिटेन अर्निंग में से एक अमाउंट निकाल दिया था, कमाया है, लेकिन हम उसको आपको दे नहीं रहे, उसको डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करेंगे, कंपनी की जरूरियात में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक काम करना चाह रहे हैं कि रिटेन अर्निंग से कुछ पैसे निकाल के कहाँ डालना चाह रहे हैं? सर जनरल रिजर्व में। ठीक है जी। सर रिजर्व बहुत सारे टाइप के होते हैं। रिजर्व फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या मतलब? कोई एसेट खरीदना है, हमने कहा जी हम रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल रहे हैं, उससे क्या खरीदेंगे? एसेट खरीदेंगे। रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, मुसीबत के लिए पैसे रख रहे हैं, अब खैर ये अलाउड नहीं है बनाना। ठीक है जी। रिजर्व, जनरल रिजर्व का मतलब बहुत सारी चीजें करनी है, ये पैसा हम जो है ना प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ताकि हम आपको बांटे ना, ये पैसा कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल होगा, आपके ऊपर इस्तेमाल होगा। मनुष्यों कितना निकालूं सर इसमें से? 5% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना सर देखें जरा, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 250 का 5% कितना? 12,500। कहां से निकालूं? रिटेन से निकालें, ट्रांसफर टू, ये कंपनी की मर्जी है, किसी भी रिजर्व में डाल दे। हाँ कितना जी? 12,500। और कहाँ डाल दें? 12,000 ऐसा। सर रिटेन और जर्नलिज्म में कोई फर्क नहीं है सर, जर्नलिज्म रिटेन अर्निंग से ही बनता है। किस लिए बनाते हो आप? ताकि प्रॉफिट का एक हिस्सा हम रिटेन करें, बांटे ना। उसको हम क्या करें? वेलफेयर के रख दें सर, कंपनी के डिफरेंट कामों के लिए रख दें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रख दें, कंपनी के एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए रख दें, कंपनी के लिए, कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके कोई मुसीबत आ सकती है, उसके लिए पैसे रख रहे हैं हम। कई यूजेस के लिए आप ये पैसा रख सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है? रिटेनिंग से निकालना है और जर्नलिज्म में डालना है। डन। अब बताओ सर मेरे पास, सर अगर रिटेन अर्निंग में रखे तो फर्क क्या है? या फिर हर शेयर होल्डर आके क्या कहेगा? पैसा दो, ऐसा कितना आ गई? 252 है ये, 252, फिर 379,400, फिर 802, अब प्यारे बच्चों हमने पहले साल का रिटेन अर्निंग, तो पहले साल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लिया। इसको क्या नाम दूं? बैलेंस एट 31 दिसंबर 2020। ऐसा रिवैल्यूएशन सरप्लस में असली पैसा थोड़ी होगा, रिटेन अर्निंग में ऐड कैसे होगा? अभी मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई कि रिवैल्यूएशन की वजह से रिटेन अर्निंग कम हो जाता है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ये कोई डब्बों में कैश थोड़ी पड़ा हुआ कि एक डब्बे से निकाल के दूसरे डब्बे में डालना हो, सिर्फ अमाउंट मूव कर रहे हैं ना। रिवैल्यूएशन बढ़ने की वजह से क्या रिवैल्यूएशन के डब्बे में हमने कैश डाला? नहीं। क्या रिटेनिंग में सारा अमाउंट जो पड़ा है वो कैश है? नहीं। इसमें इनकम रिसीवेबल्स भी होंगे बहुत सारे। तो ये तुम स्टेटमेंट बना रहे हो, कैश का स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना? आप कह रहे हो भाई मेरे पास एक रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, मैं उससे एक अमाउंट इसलिए मूव कर रहा हूँ रिटेनिंग में क्योंकि रिटेन अर्निंग ने सफर किया है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है जी। जर्नलिज्म में क्या कैश पड़ा हुआ है? नहीं सर। इस स्टेटमेंट को अल्लाह के वास्ते को कैश के तनाजुर में ना देखे। ठीक है जी। कि कंपनी के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, एक कंपनी ने शेयर इश्यू किए 100 रुपए के, क्या एंट्री पास की और अगले ही लम्हे उससे पीपी खरीद दिया, तो अभी मैं कह सकता हूं कि शेयर कैपिटल कैश में पड़ा हुआ है? नहीं। ठीक है जी मोहम्मद अली, क्लियर हो गया बेटा? चलो अब अगले साल की बनाना शुरू करते हैं, मैं पहले आपको गाइड करूंगा फिर आप लोग। ठीक।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगले साल का शुरू किससे होगा? अच्छा क्लोजिंग ही ओपनिंग है हमारा। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है? पहले प्रॉफिट, फिर ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। अब देखो ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स कैसे होगा वो जरा देख लो। सर अब सुनो जरा, सुनो 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 प्यारे बच्चों से। ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स, मैं जरा सा ना यहाँ जगह बना, बताओ ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स 2021 में। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2021 में पहले मार्च आ रहा है, मार्च में फाइनल डिविडेंड किसका? 2020 का, ऐसा। इंटरिम डिविडेंड किसका? और राइट इशू भी आ रहा है। पहले बताओ मेरे पास सबसे पहले फाइनल है किस महीने में आ रही है? फिर सर मेरे पास सितंबर में इंटरिम है, नवंबर में राइट है। उसका मतलब है इस दफा फाइनल के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? इंटरिम आएगा। किस साल में, किस महीने में? सितंबर में, ऐसा। फिर हमारे पास नवंबर में आएगा कितना? नवंबर में क्या आएगा? राइट्स आएगा। फाइनल में क्या क्या है सर हमारे पास? फाइनल में कैश और बोनस है अगेन कितना? 10 और 20। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर इंटरिम में नहीं देखें, यहाँ देखें 15 और 10। चलिए फिर कैश 15 और बोनस इंटरिम में 15 और 10 बोनस। ये कोइंसिडेंटली सेम आया, जरूरी नहीं ये सेम हो, रट्टा मार के जा रहे हैं, ये सेम होना चाहिए। राइट। 2 for 5, 2 for 5 कितना? 40%। और शेयर में पार कितना जी? 10 और प्रीमियम 38, ऐसा। चलो शुरू हो जाओ सर। मुझे बताओ तुम लोग ने सबसे पहले इसमें क्या इनकॉर्पोरेट किया है? प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट किया कितना जी? 3,12,500 और 30,600। सर मैं इसमें प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 312,500। फिर मेरे पास सर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 30,000। बस यही है। अब देखो इससे ज्यादा मतलब डिटेल में आपने काम नहीं करना, पेस आपने ऐसी रखनी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सर। 250 वो मसला नहीं, एंड में कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कोई सीक्वेंस नहीं बताया स्टैंडर्ड में, कंटेंट्स बताएंगे यार ये होना चाहिए। आपका एग्जामिनर कभी ऊपर डालता है उसको, कभी नीचे। मैं एक सेट फॉर्मेट पर चल रहा हूँ ताकि मुझे बार बार कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मसला एंड में डालने का ये है कि इंटरिम डिविडेंड फिर कहां से दिया, फिर एक क्वेश्चन उठे, ठीक है ना। ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर इंटरिम डिविडेंड आएगा बीच में, फिर मसला होगा। तो रिटेनिंग पहले माइनस में आ रही होगी फिर प्लस में आ रही होगी, तो मैं बस इस चीज से बचने के लिए पहले ऊपर प्रॉफिट डाल देगा। ठीक है जी, क्या है सर? 111,500,000। फिर और ये 1,12,500 पक्का। अब बताओ इसके बाद सर हमारे पास ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स में पहले क्या है? अच्छा फाइनल में ना आप इस तरह काम करना, कैश कितना? 15 और बोनस अब क्या 10%। फिर मेरे पास क्या है? फिर मेरे पास है इंटरिम डिविडेंड, ऐसा। सेम अमाउंट 15% और फिर हमारे पास क्या है? राइट हमारे पास है 40%, ऐसा।
अब एक काम करो, एक एक करके ना सीधा सीधा इसको इनकॉर्पोरेट कर लो। 15% कैश कितना, 3 और 10% 25200, ये सर 25200 यहां डाल दो। इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा कितना, 277,200। अब बता सर कैश 15% दोबारा इसके ऊपर कितना, 15% 277 का 41580 सर। और बोनस ये इधर आ जाएगा 27720। अब बता सर मेरा फिर शेयर कैपिटल कितना होगा, 3049। अब इसका 40% सीधा सीधा यहां ले लो, 121। आपको नहीं लगता यार ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था? अगर आपको चीजें आती हैं तो आप 1 मिनट में सर ये स्टेटमेंट इस तरह ग्राउंड कर सकते हो आराम से। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये तो ये आ गया, बराबर में मैं प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालूं, 121968 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 38। 38 कहां से आया सर, क्योंकि ये प्रीमियम पे हो रहा था तो इसमें 10 रुपए पार था, और 38 463478। ये करने के बाद आप इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, पक्का। अब इसका टोटल 426888, ये 842878। ये मुश्किल वाले मैं कर देता हूं, 185। आसान आसान वाले आपसे करवा लेता हूं सर। ये कितना जी, 1,12,500, 98। अब मैंने यहाँ इंटरनल ट्रांसफर्स डालने सर। इंटरनल ट्रांसफर्स में पहली चीज सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, 13,500 यहां से कटेगा, और यहां इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, नहीं परसेंटेज कितना, 10% किसका, प्रॉफिट का, 10% 31 सर यहां से कटेंगे और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा। पक्का इसका टोटल कर लोगे अभी? मैं मुश्किल मुश्किल कर देता हूँ, आसान आसान वाले आप करा दो। नहीं ये मुश्किल वाला मैं कर रहा हूँ खुद। 9964 ये पक्का कर लोगे, देख लोगे। अच्छा मैं इसी से मिलता जुलता सवाल फिर आज एक होमवर्क में दूंगा। अगेन आप होमवर्क अगले दिन तक कर लीजिएगा, ठीक है जी। अभी आज जैसे आपके पास एक छोटा सा सवाल होगा तो बेहद आसान लगेगा अब आपको ये करने के बाद, लेकिन कर लेना वो भी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारी क्लास है क्या तक वैसे, 11:30 तक ही है। चलिए थैंक यू वेरी मच जी। पेपर में हम कैसे दिखाएंगे स्टेटमेंट, हमने सही बनाया, बिल्कुल इसी तरह दिखाना है, इसी तरह दिखाना है स्टेटमेंट, और कोई चीज चेंज नहीं करनी।